सन 1857 के साल में अंग्रेजी राज डूबेगा, इस भविष्य कथन द्वारा राष्ट्र विभूति को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पहले ही तैयार किया गया। वह इसीलिए कि रण देवता से स्वतंत्रता का दान मिलते ही किसी तरह का आकस्मिक घोटाला ना होने पाए। सिपाही, सेनापति, पटेल, जमींदार आदि अंग्रेजी शासन में जिस जिस पद पर थे उसी पद पर रहकर स्वतंत्र राज्य की सेवा किसी तरह की गड़बड़ी ना करते हुए करें, ऐसी योजना बनी थी। गुप्त संगठन के नेताओं ने कितनी कुशलता से सारे राष्ट्र को सूचीबद्ध कर दिया था, इसे ध्यान से देखने पर मन धन्य हो जाता है। जनक्षोभ को उत्तेजित करने रोज लखनऊ में उत्तेजक और क्रांतिकारी घोषणा पत्र लगाए जाते। इन घोषणा पत्रों में सारे भाई एक साथ उठें और हिंदुस्तान का राज्य वापस ले, ऐसा उपदेश अति उत्तेजक भाषा में दिया जाता। सुबह होते ही शहर के हर चौराहे पर इस अर्थ के नए घोषणा पत्र और पर्चे लगे मिलते। ये बातें अंग्रेज अधिकारियों के कानों से पहले ही पड़ी होने पर भी उन्हें ये पत्र और उनके लेखकों को गाली देते हुए कुढ़ते रहने के सिवाय कुछ करते बनता नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले कहते कि ये पत्र पर्चे लिखता कौन है, इसे खोज पाना कठिन है। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों को ज्ञात हो गया कि ये पुलिस वाले ही क्रांति पक्ष के नेता हैं। गुलामी की सुरक्षा की अपेक्षा स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले पुलिस वाले रूस की राज्य क्रांति में दिखते हैं। ऐसा नहीं है, वे हिंदुस्तान की राज्य क्रांति में भी थे। उत्तरी हिंदुस्तान में जैसे यह गुप्त संगठन कुशलता से खड़ा हो गया था, वैसे ही यदि दक्षिण में भी होता तो कैसी बाहर आ जाती। इस तरह इधर उधर मन परिवर्तन की लहरें उठा देने के बाद श्री नाना साहेब फिर सारे केंद्रों को भी सूत्रबद्ध कर डालने के लिए और मुख्य मुख्य गुप्त संगठन में एक वाक्यता लाने के लिए ब्रह्मवर्त के बाहर निकले। सन 1857 के अप्रैल में श्रीमंत अपने साथ अपने भाई बाबा साहेब और अपने मंत्री अजीम उल्ला खान को लेकर दिल्ली की ओर गए। दिल्ली के वातावरण में उस समय नाना ने क्या मंत्र पढ़े और दिल्ली के दीवाने आम में बादशाह से नाना ने क्या निजी बातें की, इसकी स्मृति केवल उस वातावरण और दीवाने आम को ही होगी। अंग्रेज लोगों में से मोरलेड नाम का अधिकारी आगरा में जज के पद पर था। वह उस समय नाना से मिलने गया था और उसका नाना द्वारा उत्तम स्वागत हुआ था। इस कारण अगले 3 माह बाद अंग्रेजों के कैसे स्वागत की तैयारी नाना कर रहे थे, इसकी उसको हवा भी नहीं लगी। दिल्ली की सारी तैयारियां देख और वहां के सारे काम जांच नाना लखनऊ चले गए। सन 1857 के गुप्त संगठन के केंद्रों में लखनऊ अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। 18 अप्रैल को नाना साहब लखनऊ की ओर चले। उसी दिन सुबह लखनऊ के चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस की बग्गी के पीछे दौड़ते हुए लोगों ने उस पर कीचड़ के लड्डू फेंके थे और जल्दी ही इससे अधिक प्रभावी लड्डू कैसे फेंके जाए यह बताने के लिए नाना की सवारी वहां आई थी। फिर क्या, उस लखनऊ शहर के उत्साह और साहस की कोई सीमा नहीं रही। लखनऊ शहर देखने का अर्थ क्या है, इसकी उस समय उस पगले को क्या कल्पना होती। नाना इसी माह कालपी शहर देखने भी गए। आगे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने अतुल देश अभिमान और रण कुशलता से पूरे जग को चकित किया, उस जगदीशपुर के कुंवर सिंह से नाना की राजनीति चल रही थी और उधर के सारे आंदोलन का नक्शा भी इसी समय अंतिम आकार ले पाया। इस रीति से दिल्ली, लखनऊ, कालपी, जगदीशपुर आदि स्थानों पर स्थित प्रमुख नेताओं से प्रत्यक्ष मिलकर और उनकी सलाह से भावी क्रांति का पक्का नक्शा बनाकर श्री नाना साहेब अप्रैल के अंत में ब्रह्मवर्त लौट आए। प्रमुख नेताओं से मिलकर बात पक्की करने नाना साहेब जब इधर प्रवास कर रहे थे, तब उधर सारे देश में भावी मंगल कार्य की सुपारी देने के लिए राज्य क्रांति के संदेशवाहक अपने कार्य में संलग्न थे।
वे आज ही अवतरित हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वेल्लोर के विद्रोह के पहले भी उधर ऐसी ही रोटियां भेजी गई थी। सन 1857 के आरंभ में गुप्त पंखों के ये देवदूत सारे हिंदुस्तान में भावी मंगल कार्य का समाचार देते हुए भ्रमण करने लग गए थे। वे कहाँ से आए और किधर चले गए, यह कोई भी नहीं जान पा रहा था। ये देवदूत जिसे समझ में आता उसी को मुख्य संदेश देते और उसे ठीक ना समझते उससे खूब बतियाते। इस विचित्र रोटी को कुछ पगले अंग्रेज अधिकारियों ने पकड़ पकड़ कर उसका चूरा किया और फिर उस चूरे को भी चूरा बनाकर उससे कुछ कहलवाने के प्रयास किए, परंतु किसी चुड़ैल की तरह उस चपाती को बोलने को कहते ही वह अपने मुंह की जीभ ही नष्ट कर देती और जिससे मन होता उसी से बोलती। वह रोटी गेहूं या बाजरे की आटे की बनी होती थी। उस पर यद्यपि कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था, फिर भी वह हाथ में आते ही, उसका स्पर्श होते ही हर व्यक्ति की देह में क्रांति चेतना संचार करने लगती। हर गांव में मुखिया के पास वे रोटियां आती, वह स्वयं उसका एक टुकड़ा खाता और उसका प्रसाद के रूप में सारे गांव में बांट देता। फिर उतनी ही ज्यादा रोटियां बनवाकर वे गांव वाले पड़ोस के गांव में भिजवा देता, जहां क्रांति के देवदूत ऐसे ही आगे जा अपनी प्रिय माता अपनी स्वतंत्रता के लिए जिहाद करने को तैयार हो गई है। यह शुभ वार्ता उसके बच्चों को सुनाने 10 दिशाओं में दौड़ कर जा। तुम्हारी माँ पर संकट है, अतः उसके बचाव के लिए दौड़ दौड़। ऐसी कर्कश चिल्लाहट करते हुए आधी रात में भी ना रुकते निरंतर दौड़ता रहे। गढ़ और कोट के दरवाजे बंद हैं, तथापि उनके खुलने तक ना रुकते वहां आकाश मार्ग से पहुंच जा। घाटियां गहरी है, कगार टूटे हुए हैं, नदियां विराट हैं, वन भयानक है, परंतु इस कारण एक क्षण भी ना सहमते हुए यह भयंकर राष्ट्र संदेश लेकर तू तीर की गति से बढ़ता जा। तेरी गति पर हमारी इस माता का जीवन और मृत्यु अवलंबित है, इसीलिए तेरे पंख जितने काट सके उतनी दूरी कम करते हुए पूरे वातावरण में उड़ान भरता जा। शत्रु ने तेरी देह के किसी अंग का भंग किया तो भी हे मायावी देवदूत, हमारे राष्ट्र के इस संकट के समय तू हजारों लाखों देह धारण कर उस हर देह में जीभ लगाकर बढ़। पत्नी एवं पति, माता एवं बालक, बहन एवं भाई सबको स्वतंत्रता संग्राम की कार्य सिद्धि के लिए सपरिवार आने का निमंत्रण देना। कानपुर के देवता को बुलाना। शंख, भेरी, दुदुम्भी, ध्वज, पताखा, रणगीत, गर्जना, गड़गड़ाहट आदि सारे सगे संबंधियों को इस युद्ध कार्य की इष्ट सिद्धि के लिए बुला लाना। कुल देवता, ग्राम देवता एवं राष्ट्र देवता अपने अपने अनुचरों सहित स्वतंत्रता समर के मंगल समारोह के लिए सुसज्जित होकर उत्सुक है। इन सब से कह अति समर्यो वर्तते, सावधान सावधान मित्रों सावधान, और अपनी ही अकड़ में उस हरे भरे पर्वत पर शांति से लेटे शत्रुओं अब सावधान। यह पर्वत ऊपर से जितना हरा भरा दिखता है उतना ही वह अंदर से भी हरा भरा होगा। इस विश्वास से तुम इसके माथे पर लाते मार रहे हो क्या? मारो, वैसे ही मारते जाओ लाते। यह हमारा तपोधन हिंदुस्तान श्रम प्रधान है, यह सच है, पर इसीलिए तुम इसके इस श्रम प्रधानत्व का अनुचित लाभ मत उठाना, क्योंकि इस तपोनिधि के शरीर के प्रदाहक प्रचंड शक्तियां भी गुणता से भरी हुई हैं। शंकर के तीसरे नेत्र की कथा क्या तुमने कभी नहीं सुनी है? वह नेत्र जब तक खुलता नहीं तब तक बहुत शांत रहता है, परंतु उसके खुलते ही पूरे विश्व को राख करने में सक्षम ज्वालाएं उसी में से निकलती हैं। तूने कभी ज्वालामुखी को देखा है? वह ज्वालामुखी ऊपर से हरा भरा रहता है, पर यदि वह एक बार अपना जबड़ा खोलने लगे तो उसके उबलते अग्नि रस से 10 दिशाएं जलने लगती हैं।
परंतु इस सामान्य ज्वालामुखी से भी ज्वलतर यह हिंदुस्तान का जीवित ज्वालामुखी अब खौलने लग गया है। उसके अंदर के भयंकर अग्निरस में लहरें उठने लगी हैं। उसके दाहक द्रव्य एक दूसरे से मिल रहे हैं और उन पर स्वातंत्र्य प्रेम की चिंगारी घिर गई है। उसके मस्तक पर नाचने वाले एक क्षण और कि दिग्गजों के कान भी बाधिर हो जाए, ऐसी गड़गड़ाहट होने वाली है। फिर मदांग जुल्म को यह ज्ञात होगा कि हिंदुस्तान के ज्वालामुखी का प्रतिशोध कैसा होता है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे विस्फोट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।